हेलो। आज हम लोग करने वाले हैं डॉरी प्रोविजन एक्ट का सेक्शन 4 धारा 4। अब वहां से स्टार्ट करते हैं और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज सी दिस, प्लीज सी दी हेडिंग। फ्रॉम हेयर इटसेल्फ यू विल गेट द क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स, पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी। विच सेक्शन डील्स विद, पहला क्वेश्चन यहीं से आएगा एक क्वेश्चन कि विच सेक्शन डील्स विद द पेनल्टी फॉर डिमांडिंग डॉरी। देखो किसके लिए है ये, ध्यान रखना, ये केवल है डिमांड करना, यानी कि मियर डिमांड इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 4। और यहीं से क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में कि दिस इज नॉट गिविंग, दिस इज नॉट टेकिंग, दिस इज नॉट अबेटिंग, दिस इज व्हाट, डिमांडिंग। देखिए क्या है लैंग्वेज, पढ़िए जरा, देखिए। इफ एनी पर्सन, ध्यान से वर्ड्स को पढ़ना, क्या लिखा है, इफ एनी पर्सन, हु, एनी पर्सन मीन्स ही मे बी ब्राइड, he may be bridegroom, he may be any person, demands directly or indirectly from the parents or other relatives or guardian of a bride or the bridegroom, as the case may be, any dowry। अब इसी को समझ लेते हैं। देखिए कहां से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इसमें। इफ एनी पर्सन डिमांड्स एनी डॉरी, यदि कोई व्यक्ति, इसको ऐसे पढ़ते हैं, देखो ये ऐसे पढ़ो उसको। इफ एनी पर्सन डिमांड्स एनी डॉरी, यदि कोई व्यक्ति किसी भी दहेज की मांग करता है, दहेज की मांग करता है, तब क्या होगा, ही शैल बी पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट, वो दंडनीय होगा जिसका दंड ये होगा। तो इसी लाइन से आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट इज बीइंग पेनलाइज्ड हेयर, व्हाट इज बीइंग प्रोहिबिटेड हेयर। यहां पर जो पनिशमेंट है वो किस लिए है आपका, दैट पनिशमेंट इज फॉर डिमांड, वो मांग करने के लिए है। इफ यू आर डिमांडिंग देन यू आर गोइंग टू बी पनिश्ड अंडर सेक्शन 4। अब देखो यहां पे दहेज मांगने के लिए हुआ, अब दहेज मांगा आपने और किसी ने दिया, तो गिविंग और टेकिंग, अगर डिमांड को पूरा कर दिया तो ऑफेंस कहां हो जाएगा, सेक्शन विल बी 3rd, वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा 3rd में। ऐसे समझिए आप, देखिए कि एक व्यक्ति ने, ये रहा सेक्शन 4 लिखते हैं, ए ने बी से कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए देंगे एज ए डॉरी, ठीक है। तो ए ने क्या किया, ए ने की डिमांड, तो यहां पर अभी जो उसका ऑफेंस होगा, दैट ऑफेंस विल बी अंडर सेक्शन 4, दैट इज द ऑफेंस अंडर सेक्शन 4 डॉरी प्रोविजन एक्ट। अब मान लीजिए बी ने उसकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया, डिमांड नहीं मानी उसकी, तो भी क्या ए का ऑफेंस कंप्लीट होता है या नहीं होता है। The answer is yes. The moment you demands, जैसे ही आपने अपनी मांग रखी, आप अपराधियों की श्रेणी में खड़े हो गए हैं, आपने वो अपराध कर डाला है जो है सेक्शन 4 का। अब मान लीजिए आपकी मांग को मान लिया गया और आपने दहेज ले लिया, तो फिर आपका ऑफेंस कौन सा हो जाएगा, आपका ऑफेंस हो जाएगा सेक्शन 3rd में, बिकॉज सेक्शन 3rd में जो ऑफेंस है वो है टेकिंग दी डॉरी। और जो व्यक्ति आपको दहेज दे रहा है, ही विल ऑल्सो बी गिल्टी फॉर द ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 एंड 4 का डिफरेंस आपको समझ में आया या नहीं आया। सेक्शन 3 में क्या है, सेक्शन 3 की लैंग्वेज समझ लीजिए। इफ एनी पर्सन, देखो लाइन पढ़ो इसको, इफ एनी पर्सन गिव्स, टेक्स और अबेट्स, ये है सेक्शन 3, और सेक्शन 4 में क्या था, डिमांड्स। इन दोनों का अंतर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाना चाहिए। इफ समवन इज ओनली डिमांडिंग, द ऑफेंस विल बी अंडर सेक्शन 4, एंड इफ द डिमांड इज मेट, अगर उसकी मांग पूरी कर दी गई है, देन ऑफेंस विल बी अंडर सेक्शन 3
नोट 4। प्लीज लेट मी नो आपको इतनी छोटी सी बात समझ में आई या नहीं आई, ठीक है? गॉट इट? चलिए ये हो गया अभी। अब इसकी और टेक्निकलिटीज देख लेते हैं। तो ये तो मेन जिस्ट था सेक्शन 4 का। नाउ व्हाट काइंड ऑफ डिमांड? इफ एनी पर्सन डिमांड्स डायरेक्टली or indirectly, this is again very important and again you can see a question in your prelims कैसे कैसे कि for the purpose of section 4, for the purpose of section 4 demand of the dowry should be option A directly, option B indirectly, option C directly or indirectly। डायरेक्टली तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको नहीं भूलेंगे आप, अपने बेर एक्ट में यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, लिख लीजिए P4 प्रीलिम्स, दोनों ही तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। कैसे हो सकता है इनडायरेक्टली? ये समझ लीजिए, मान लीजिए अदिति श्रीवास्तव हैं, अदिति श्रीवास्तव लड़की जज बन गई। अब उनके फादर कह रहे हैं, बात चल रही है रिश्ते की, तो अदिति के फादर डिमांड कर रहे हैं दहेज की। तो देखें यहाँ आप कहेंगे लड़की वाले कैसे कर सकते हैं? भाई डॉरी प्रोविजन एक्ट में चाहे लड़की वाले डिमांड करें चाहे लड़के वाले डिमांड करें, ऑफेंस दोनों का सेम रहेगा। तो अदिति श्रीवास्तव के पापा कैसे कह सकते हैं? देखो बड़ा खर्चा किया है, वैसे तो हमारी कोई मांग है नहीं, लेकिन फिर भी समाज का देखना पड़ता है, समाज के अनुसार चलना पड़ता है। तो क्या हो रहा है? ये इनडायरेक्ट डिमांड आ रही है अभी। ये आज के ज़माने के हिसाब से, आज के कल्चर के हिसाब से जो करना है आप सही कीजिए, बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कार आपने देनी है नहीं देनी आपकी मर्जी है ना, लेकिन बस हमारी इज्जत रह जाए। अब हमारी इज्जत रह जाए, ये आपने डायलॉग सुने होंगे, यही बड़ा खतरनाक डायलॉग है ये। तो जो डिमांड है वो डायरेक्टली हो सकती है, साहब हमें 10 लाख 20 लाख 10 तोले सोना 20 तोले सोना, ये होगी डायरेक्ट डिमांड। और कुछ होती इनडायरेक्ट डिमांड कि जी बस लड़के की नौकरी लगने ही वाली है, या हम सोच रहे हैं हमारा फ्लैट जो है 60 लाख का फ्लैट है, 40 लाख तो हमने भर दिए, अब यही सोच रहे हैं 20 लाख का कहीं से इंतजाम हो जाते तो हमारा बेटा और आपकी बेटी अपना वहाँ पर रहने लगते आराम से। बाकी हमारी कोई डिमांड नहीं है, बस समझा दिया क्या करना है आपको। तो डिमांड यहाँ पर किसी भी तरीके की हो सकती है। ऑफेंस विल बी सेक्शन 4। डिमांड हो गई आपकी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एक पॉइंट ये क्लियर हो गया। यहां से क्वेश्चन बनता है फिर डिमांड किसने की, किससे की जा रही है? फ्रॉम द पेरेंट्स और अदर रिलेटिव्स और गार्जियन। दैट डिमांड कैन बी मेड फ्रॉम द पेरेंट्स, दैट डिमांड कैन बी मेड फ्रॉम द अदर रिलेटिव्स एज वेल। और यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पर P4 प्रीलिम्स लिख लीजिए अलग से, खास करके अदर रिलेटिव्स का, क्योंकि रिलेटिव्स को हो सकता है आप कॉमन सेंस में आप उसको अप्लाई ना करें, हो सकता है आप उसको भूल जाएं, आपको लगेगा पेरेंट्स तो है ही हैं। ध्यान रखना कि रिलेटिव से भी अगर डिमांड करते हो आप, जैसे चतुराई कैसे कर सकते हैं हम लोग, जो रिंकी निर्मल है, रिंकी निर्मल ने डायरेक्टली डिमांड नहीं की, इन्होंने उसके जीजा से की, किसी अन्य रिलेटिव से की कि जी बस यही 10-20 तोले सोना का इंतजाम करा दो, एक SUV का इंतजाम करवा दो, बाकी तो हमारी कोई डिमांड है नहीं। मांग भी लिया, नहीं भी मांगा, और किससे मांगा है? अदर रिलेटिव से। जब डिस्प्यूट हुआ, जब प्रोसिक्यूशन हुआ, तो इनका डिफेंस क्या है? हमने तो आपसे एक बार भी नहीं मांगा। आप अच्छा नहीं मांगा तो सुन लो ऑडियो, तो ऑडियो में तो जीजा ही से मांग रही थी ना मैं, मेरी बात तो आपके जीजा से हुई थी। तो भाई जीजा टर्म आ गई अदर रिलेटिव्स में, किसी से भी मांगा हो आपका ऑफेंस बनता है डिमांडिंग डॉरी फ्रॉम पेरेंट्स और डिमांडिंग डॉरी फ्रॉम रिलेटिव्स और डिमांडिंग डॉरी फ्रॉम गार्जियन। दीज 3 सोर्सेस, इन तीनों से ही अगर डिमांड करते हो तो आपका ऑफेंस सेक्शन 4 में कवर होगा। प्लीज लेट मी नो ये बात आपको समझ में आई या नहीं आई, क्योंकि यहां से भी आपका प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनता है। दिस सेक्शन 4 कवर्स द डिमांड फ्रॉम द ब्राइडग्रूम साइड एज वेल। अगर आपने दूल्हे के पेरेंट्स, दूल्हे के गार्जियन, दूल्हे के किसी रिलेटिव से भी डॉरी की डिमांड की,
वो भी सेक्शन 4 में कवर होगा। ऐसा नहीं है कि केवल दुल्हन पक्ष से ही दहेज मांगा जाना क्राइम होगा, दूल्हे के भी पक्ष से अगर आप ये डॉरी मांग करते हो तो वो भी इक्वली दंडनीय है। इसलिए मैं कई बार कह चुका हूं, इसको कंफ्यूज मत करना कि ये भी हो सकता है कि उल्टा काम हो जाए। ये क्यों? क्योंकि हम लोग ना अक्सर यही देखते हैं कि दुल्हन की साइड से हम लोग दहेज मांगते हैं, है ना। लेकिन जो डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट है, ये जो प्रोहिबिट करता है गिविंग और टेकिंग ऑफ डॉरी, डॉरी के लेन देन को प्रोहिबिट करता है। इसका फोकस ये नहीं है कि दुल्हन से नहीं लेना है, दूल्हे से भी नहीं लेना है आपने, ये है इसका वो। कर लेंगे आप लोग। तो एक तो यहां से क्वेश्चन आएंगे, 4-5 क्वेश्चन यहां से बन गए। अब आएगा पनिशमेंट से क्वेश्चन, कितना पनिशमेंट है। shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than 6 months। write down P for prelims। यहां से क्वेश्चन आएगा and which may extend to 2 years। तो मिनिमम 6 months and this is extendable up to 2 years। यहां से क्वेश्चन आएगा and with fine which may extend to 10,000 rupees। ये हो गया। और यहां पर ध्यान रखना, यहां पर शब्द है एंड, यहां पर और नहीं है, तो इम्प्रिजनमेंट प्लस फाइन है। ऐसा नहीं है कि ओनली इम्प्रिजनमेंट से काम चल जाएगा या ओनली फाइन से काम चल जाएगा। यहां पर इम्प्रिजनमेंट भी है और प्लस यहां पर फाइन भी है। फाइन कितना हो सकता है? मैक्सिमम 10K। तो यहां जो 10K की जो फिगर है, यहां से फिर क्वेश्चन आएगा प्रीलिम्स में आपको। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाइए, प्रोविजो पर ध्यान रखना, इसकी लैंग्वेज पर। अब प्रोवाइडेड दैट कोर्ट में, यानी कि कोर्ट का डिस्क्रेशन है, कोर्ट में इम्पोज ए सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर ए टर्म ऑफ लेस देन 6 months। P for prelims। यहां पर क्या था देखो, यहां पर द लैंग्वेज वॉज, जो मेन बॉडी में लैंग्वेज थी, इम्प्रिजनमेंट शैल नोट बी लेस देन 6 months। जो जेल करी जाएगी वो 6 माह से कम नहीं होगी। लेकिन ये प्रोविजो कहता है कि कोर्ट ऐसा कर सकती है, कोर्ट में इम्पोज ए सेंटेंस फॉर लेस देन 6 months एज वेल। तो दोनों को अगर आप रीड करेंगे आप, तो जो कंक्लूजन आएगा वो कुछ ऐसा आएगा कि इन जनरल imprisonment shall not be less than 6 months। सामान्य तौर पर जो जेल का दंड है, कारावास का दंड है, वो 6 माह से कम का नहीं होना चाहिए। लेकिन कोर्ट 6 माह से भी कम कर सकती है। लेकिन अगर 6 माह से दंड कम करना है, कारावास कम करना है, तब क्या करना पड़ेगा, उसको पढ़ लीजिए। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्डिंग। फॉर एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस टू बी मेंशन्ड इन द जजमेंट। ये है एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस। ये जो शब्द है, ये जो फ्रेज है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स व्हाट? if court wants to impose lesser punishment of imprisonment, अगर न्यायालय कारावास की सजा 6 महीने से कम करना चाहती है, तो उसके रीजंस होने चाहिए, उसके कारण होने चाहिए। और कारण कैसे होने चाहिए? एडिक्वेट होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? एडिक्वेट का मतलब पर्याप्त आधार होने चाहिए, एक बात एडिक्वेट रीजन। दूसरा क्या हुआ? स्पेशल रीजंस होने चाहिए, विशेष कारण होने चाहिए, स्पेशल रीजंस। तो पूरी लाइन वहां पर आएगी। आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे बनेंगे इससे देखिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इससे दोबारा समझाता हूं। रीजंस पर ही क्वेश्चन दे देगा वो। रीजनेबल रीजंस, ऑप्शन बी एडिक्वेट रीजंस। सी
एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस, डी नन। आंसर इज, बताओ अब। आंसर इज, तो अब ये देखो यहां से जो क्वेश्चन बना आपके सामने, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस लैंग्वेज ऑफ दिस फ्रेज। लैंग्वेज इज व्हाट, एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस। आप याद करते रह गए कितना पनिशमेंट होगा, 6 महीने से कम का नहीं होगा, ऐसा वैसा होगा, और एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया रीजंस वाली लाइन से। तो अब इसकी अंडरस्टैंडिंग में समझाता हूं, जहां जहां से क्वेश्चन बनते मैंने सारे समझा दिए आपको। अब इसको मैं एक बार समरी कर देता हूं। सेक्शन 4 ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति दूल्हा या दुल्हन के पेरेंट्स, गार्जियन या अन्य रिलेटिव, अन्य रिश्तेदार से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दहेज की मांग करता है तो वो दंडनीय होगा। बस, दुल्हन के पक्ष से मांगो या दूल्हे के पक्ष से मांगो, उस दोनों के रिलेटिव से मांगो, दोनों के गार्जियन से मांगो, दोनों के पेरेंट्स से मांगो, आपको सजा मिलेगी। और सजा कितनी होगी भाई साहब, 6 महीने से कम की नहीं होगी, और अधिकतम कितनी हो सकती है, 2 साल की हो सकती है। तो क्या भाई साहब हमें फाइन भी देना पड़ेगा? हाँ भाई साहब, विच मे एक्सटेंड टू 10,000। वो फाइन 1 रुपया भी हो सकता है, लेकिन वो हद से हद कितना हो सकता है, 10,000 तक जा सकता है। तो क्या फाइन और है या एंड है? ये है एंड, यानी कि चक्की पीसिंग एंड पैसा गिविंग, दोनों ही काम करने पड़ेंगे। तो क्या एक बात बताइए, अगर दूल्हे या दुल्हन के दादाजी ने दहेज मांग ली, और दादाजी हैं 80 साल के, दादाजी हैं 85 साल के, तो तब भी क्या उनको कम से कम 6 महीने की कैद हो जाएगी? कह रहे ऐसी ही परिस्थितियों को हम बोलते हैं एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस। अगर कोर्ट को समझ में आ जाएगा कि इनका ध्यान रखना ज़्यादा मुश्किल पड़ जाएगा कोर्ट में, इनकी उम्र ऐसी हो चुकी है, या इनको कोई रोग है इस तरीके का, या कोई भी एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजन है, तो जो मिनिमम 6 मंथ्स की क्लॉज है उसमें हम ढील दे देते हैं। इनको 1 हफ्ता 2 हफ्ते जेल की सैर कराओ और बाहर निकाल लो, ऐसा भी हो सकता है। उसको उन्होंने शब्द दिया है एडिक्वेट एंड स्पेशल रीजंस। ये कहाँ मेंशन करेंगे? टू बी मेंशन्ड इन द जजमेंट। वो ऐसी बात जजमेंट में ही लिखेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये जो लाइन है प्रोविजो, एग्जैक्टली सेम प्रोविजो हमें सेक्शन 3 में भी मिलता है, उसमें भी मैंने आपको समझाया था। अच्छा, यहां पर शब्द है डॉरी, तो डॉरी की डेफिनेशन वही है जो कि हम पढ़ चुके हैं सेक्शन 2 में। सेक्शन 2 में डॉरी की डेफिनेशन थी, सेम डेफिनेशन विल बी एप्लीकेबल है। एनी प्रॉपर्टी और एनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, बस हो गया। तो दिस इज सेक्शन 4 फ्रॉम माय साइड।